किया था कि नॉवेल पढ़ाओ, आप लोगों को जो भी सीखना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल करके दी जाएंगी। बस उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारा चैनल देखना है, इंग्लिश के वीडियोस देखने हैं, कमेंट करते रहना है, सो दैट हमें पता चले कि बच्चों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग नेक्स्ट वीक में नॉवेल करेंगे, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट अवर नॉवेल सेक्शन। तो आप लोगों ने आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चा लोग देखा होगा कि टोटली देयर आर 4 नॉवेल्स। उस दिन मैंने बोला भी था कि नॉवेल सेक्शन इज फॉर 16 मार्क्स एंड ईच नॉवेल कैरीज 4 मार्क्स। और जब मैंने आप लोगों को 4.1 की बात बताई थी तो 4.1 से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस देती हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद फॉर श्योर आप लोगों के 4 मार्क्स जो है, आपकी जो 4 मार्क्स है वो सिक्योर होने ही वाले हैं बाय हुक और क्रूक। अगर आप लोग इस लेक्चर में एंड तक बने रहोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना कि आप लोग खुद ही इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप लोगों को विदाउट टेक्स्ट बुक देखे सिर्फ ये बातें सुनने के बाद आप लोग ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन बैंक है, जो भी एमसीक्यूज है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लोगे, राइट। जैसे कि आपके पास 4 नॉवेल है टेक्स्ट बुक में, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, चारों की चारों नॉवेल इंटरेस्टिंग है। हम चारों की चारों नॉवेल करेंगे, हम सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, कैरेक्टर, प्लॉट, थीम, सेटिंग, जो भी चीजें हैं हम सारा करने वाले, राइट। टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग अपना फर्स्ट नॉवेल स्टार्ट करते हैं, विच इज नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट, जो हम लोग बचपन से हिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग हिस्ट्री ऑफ नॉवेल की बात कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री है तो कुछ ना कुछ नॉवेल की हिस्ट्री के बारे में होगा, नॉवेल की कुछ पास्ट इवेंट होंगे या नॉवेल रिगार्डिंग समथिंग कुछ तो होगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस समझने की कोशिश करते रहना, बिकॉज थिंग्स आर वेरी इजी, दिस आर वेरी क्रिस्टल क्लियर थिंग्स आर रिटन ओवर हियर, ओके। बट आप लोगों को बस समझना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहला जो पैराग्राफ है उससे ही शुरुआत करते हैं। द 18th century has gifted English literature 2 entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage. One of those was the periodical essay and the other was the novel. Both of these forms, especially novel, caught the spirit of 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistic plan and try to instruct the readers which would help them to more purposeful and virtuous life. Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually. Today it is recognized as the most dominant literary genre. एक बार मैंने रीड कर दिया, अब मैं बताती हूँ पूरी इसमें क्या कहानी दी है। अगर 18th सेंचुरी की बात करेंगे, याद रखना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, 18th सेंचुरी हैज गिफ्टेड इंग्लिश लिटरेचर डैश एंड डैश। तो याद रखो कि 18th सेंचुरी ने इंग्लिश लिटरेचर को 2 गिफ्ट दिए थे, 2 न्यू एंटायरली फॉर्म्स आए थे लिटरेचर में, जिनका एंशियंट क्लासिकल हेरिटेज से, हेरिटेज होता क्या है, पूर्वजों की देन, जो पुराना हमारा हेरिटेज होता है, राइट, जिसको ठेवा या फिर मतलब बोलते हैं ना कि पुरानी विरासत कहते हैं, राइट। तो वो जो 2 चीजें थी उसमें से एक था पीरियोडिकल एसे और दूसरा था नॉवेल। याद रखो पहली लाइन की 18th century has gifted English literature 2 new entirely forms। तो वो कौन से 2 न्यू एंटायरली फॉर्म्स थे? वन वॉज द पीरियोडिकल एसे एंड अनदर वन वॉज द नॉवेल। तो नॉवेल तो भूलने जैसा है ही नहीं, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न दी नॉवेल। तो एक था पीरियोडिकल एसे और एक क्या था, नॉवेल। तो पीरियोडिकल एसे क्या होता है, जैसे अभी के तुम्हारे जनरेशन में वेब सीरीज का पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ गया, पार्ट 3 आ गया, वैसे उस टाइम पे पीरियोडिकल एसेस आते थे, जैसे मैगजीन्स आती है ना, वैसे न्यूज़पेपर टाइप पे कुछ लिख के आएगा। तो पार्ट 1 अभी आया, फिर कुछ पीरियड के बाद पार्ट 2 आएगा, वो स्टोरी टू बी कंटिन्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेस, ऐसी चीजें होती थी। तो इतनी बात क्लियर हुई कि इंग्लिश लिटरेचर ने, ठीक है, 18th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर को 2 न्यू एंटायरली फॉर्म्स जो गिफ्ट हुए थे, उसमें से एक था पीरियोडिकल एसे और एक था नॉवेल। अब नॉवेल पढ़ रहे तो याद रखो भाई, नॉवेल के बारे में पढ़ रहे हो तो नॉवेल ही हीरो होगा। तो नॉवेल जो था, स्पेशली नॉवेल को 18th सेंचुरी की स्पिरिट, लाइक कि लोगों को इतना ज्यादा वो नॉवेल पसंद आया था। क्यों लोगों को नॉवेल पसंद आया? व्हाई नॉवेल हैज गॉट द स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी? लोगों ने क्यों उसको पसंद किया? क्योंकि नॉवेल के थ्रू बेटा उनकी इंटेलेक्चुअलिटी, उनका कहीं ना कहीं पे इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं पे उनकी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं पे दे वर एबल टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? हंसना, रोना, इमोशंस ही तो होते हैं। तो कहीं ना कहीं नॉवेल के थ्रू उनको सेंटिमेंट समझ में आ रहे थे एंड रियलिस्टिक प्लान, दैट मीन्स जो भी उनके रियल लाइफ में चल रहा था ना, ये सारी चीजें उनको नॉवेल के थ्रू समझ में आ रही थी। तो जिसके थ्रू रीडर्स को इंस्ट्रक्शन मिल रहा था, और जब तुम कुछ इंटेलिजेंस लेवल तुम्हारी बढ़ रही है, जब तुम्हें तुम्हारी रियल लाइफ मतलब जो चीजें हमारे हकीकत में सराउंडिंग में होती है, जब बेटा तुम लोगों को वो चीजें देखने को मिल रही है,
ठीक है, तो अगर उनके थ्रू आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा तो बड़ ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो चीज फेमस तो होगी ही होगी। उसके थ्रू उनकी जो लाइफ थी, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस आ रहे थे, वर्च्यूज वैल्यूज समझ में आ रही थी वो चीज रीड करने के बाद। तो सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन नॉवेल हैज बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी, ग्रोइंग ग्रेजुअली। जब से मार्केट में नॉवेल आया तब से जस्ट बिकॉज ऑफ वो मतलब बोलते हैं ना रियल लाइफ से उनको रिलेट कर रहा था, कहीं ना कहीं पे नॉवेल के थ्रू उनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा था, उनको सेंटिमेंट समझ में आ रहे थे, कहीं ना कहीं इसी वजह से वो बोलते हैं ना कि नॉवेल को पॉपुलैरिटी मिलते जा रही थी। और एक जमाने में अगर बात करेंगे, टुडे इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जनर। अब डोमिनेंट कौन होता है? साइंस वाला डोमिनेंट, रेसेसिव नहीं। डोमिनेंट मीन्स जो क्लास में सीआर होता है, क्लास मॉनिटर होता है, वो डोमिनेंट होता है ना, कि हाँ मॉनिटर ने ये बोला तो करना ही पड़ेगा, तो डोमिनेंट वही होता है। तो अगर सारे लिटरेचर की बात करूं, आज भी अगर आप लोग इंस्टा में स्टोरीज वगैरह देखते हो, ठीक है, उसके अलावा अगर लिटरेचर कुछ पढ़ने बोल दिया तो हम लोग क्या ढूंढते हैं? नॉवेल ही तो रीड करते। पॉकेट एफएम हो गया, ये सारी चीजों पे जो अवेलेबल होते हैं वो नॉवेल ही तो होते हैं। तो नॉवेल से ही तो स्टोरी, सीरीज, सीरियल्स, ये सारी चीजें आती है। तो मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जनरल बना नॉवेल। अब कहानी में कुछ नहीं है, पहला पैराग्राफ एकदम एक शॉर्ट में बताती हूँ कि 18th सेंचुरी ने इंग्लिश लिटरेचर को 2 न्यू फॉर्म्स गिफ्ट किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसमें से एक था पीरियोडिकल एसे एंड अनदर वन वाज दी नॉवेल, जिसमें से नॉवेल हैज कॉट द स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी जस्ट बिकॉज नॉवेल के थ्रू उनको क्या समझ में आ रहा था? दे वर एबल टू अंडरस्टैंड द रियलिस्टिक प्लेन। नॉवेल उनको कनेक्ट कर रहा था उनके सेंटिमेंट्स के साथ, और कहीं ना कहीं पे अगर मैं नॉवेल की बात करूंगी तो उनका इंटेलिजेंस लेवल अपग्रेड हो रहा था, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ रही थी, जिसके वजह से उनकी लाइफ पर्पसफुल हो रही थी, वर्चुअस हो रही थी। और इसी के वजह से बेटा नॉवेल इतना ज्यादा फेमस हो गया कि आज के टाइम पे अगर मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जनर की बात करूं तो वो क्या है? नॉवेल है। अब नॉवेल है क्या? अब नॉवेल है क्या, वो शुरुआत करते हैं, राइट? तो नॉवेल 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 फेमस हो गया, नॉवेल 18th सेंचुरी में आया, बट व्हाट इज नॉवेल? नॉवेल एक्चुअली है क्या? नॉवेल इज लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन। बहुत बार आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में जो भी है। अ नॉवेल इज रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन which describes intimate human experiences normally in a prose form. ठीक है, the present word novel is derived from the Italian word novella meaning new. A novel narrates a story embellishing it with more details of time, place, nature, people and their minds, their gestures, their activities. It presents the picture of the society of that period. Novel makes life easier to understand than in drama and poetry. In modern era novel has adopted literary prose. मुद्दे की बात करते हैं। नॉवेल 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 है क्या? लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन। नॉवेल क्या है? लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन। फिक्शन क्या होती है? इमेजिनेटिव स्टोरीज होती है, राइट? तो नॉवेल क्या है? लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन है बेटा। नॉवेल के थ्रू कहीं ना कहीं पे उनको एक ह्यूमन एक्सपीरियंस, जब किसी नैरेटर की स्टोरी होती है, नॉवेल अगर देखोगे एक नैरेटर है, नैरेटर की स्टोरी है, स्टोरी के सारे इवेंट्स उन्होंने मेंशन किए, इस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं पे बेटा आपको वहां पे ह्यूमन एक्सपीरियंस में देखने मिलेगा, वो भी इन प्रोज फॉर्म मीन्स पैराग्राफ फॉर्मेट में, लेसन फॉर्मेट में आपको वो देखने मिलेगा। अब ये जो नॉवेल है, नॉवेल वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला। ये भी बहुत बार आता है। नॉवेल ये जो वर्ड है इट इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला। नॉवेल वर्ड किससे डिराइव्ड हुआ है? इटालियन वर्ड नोवेला से। याद रखो, नॉवेल जो वर्ड है इट इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला, जिसका मीनिंग होता है न्यू, क्योंकि ये उस टाइम पे कुछ तो न्यू था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम नॉवेल रख दिया। और नॉवेल क्या है बेटा? एक लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन है, राइट? अब जब नॉवेल पढ़ोगे ना, जब कोई स्टोरी पढ़ते हो तो माइंड में वो सारी चीजें इमेजिन करने लग जाते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेटा जब भी कोई नॉवेल पढ़ोगे तब वो नॉवेल को रीड करते वक्त वो नॉवेल आपको कहाँ पे लेके जाएगा? narrates a story embellishing it with more details of time, place, nature, people, their gesture. अब मुद्दे की बात करते हैं। अगर मैं कोई एक नॉवेल बता रही हूँ, जैसे सेकंड नॉवेल है हमारा टू सर्व विथ लव, जिसमें E.R. ब्रैथवेट की स्टोरी दी है, रेसिज्म कुछ दिखाया है कि जस्ट बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक पर्सन, उनके साथ कैसे अत्याचार होता था। तो जब हम लोग वो पढ़ते हैं, हम लोग माइंड में इमेजिन करने लगते हैं ना, वो ब्लैक पर्सन थे, उनके साथ ये होता था। तो सेम चीज वही होती है बेटा, जब नॉवेल रीड करते हो ना, तो उस वक्त का टाइम, प्लेस, ठीक है, वो जहां का भी दिया होगा, कहीं ना कहीं पे लोगों का नेचर, लोग कैसे थे, उनकी माइंड, राइट, उनकी दिमाग कैसे चलते थे, वो लोग क्या सोचते थे, उनका माइंड हमें समझ में आता है। डियर जेस्चर, जेस्चर मतलब रहन सहन का तरीका, टाइप, जेनर की बात नहीं कर रही हूँ, जेस्चर की बात कर रही हूँ कि उनका रहन सहन का जो तरीका था, उनकी एक्टिविटीज थी, ये सारी चीजें समझ में आती है। तो बेसिकली जब कोई नॉवेल रीड करते तो उस वक्त की प्रेजेंट सोसाइटी की पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट होती है। तो यही दिया है बेटा कि इट प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड।
ठीक है। नॉवेल हमें क्या करती है बेटा, मतलब बोलते हैं ना कि नॉवेल अंडरस्टैंड करने में काफी ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू ड्रामा एंड पोएट्री। अब क्यों इजी है पता है? क्योंकि जब ड्रामा देखते हो या फिर रीड करोगे, ड्रामा बेटा जब तक एंड तक नहीं देखोगे तब तक समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप लोग रामायण देखते और सिर्फ सीता हरण तक देखते तो आपको क्या लगता था कि अरे वाह रावण तो बहुत अच्छा था, उसको सीता माता चाहिए थी और वो ले गया। अगर आधा देखोगे तो ना, तो यही तो बात है। ड्रामा एक ऐसी चीज है जिसको आपको पूरा समझना पड़ेगा, तब जाके आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी समझेगा, राइट। और अगर मैं दूसरा उन्होंने दिया है पोएट्री। पोएट्री बेटा हम पढ़ते कुछ और है, उसका डीप मीनिंग पोएट कुछ और कहना चाहता है, हम अंडरस्टैंड कुछ और करते। तो पोएट्री इज ऑल्सो टफ। अगर देखने जाएंगे तो लिटरेचर में अंडरस्टैंड करने में पोएट्री टफ हो जाती है, लेकिन नॉवेल एज कंपेयर टू दैट अगर हम देखेंगे तो नॉवेल काफी इजी था, क्योंकि जब हमको नॉवेल का सिनॉप्सिस समझ में आ जाता है तो स्टोरी ऑटोमेटिकली हमें क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। इन मॉडर्न एरा नॉवेल हैज अडॉप्टेड लिटरेरी प्रोज। तो अभी तो मॉडर्न एरा के नॉवेल की बात करेंगे तो हमें लिटरेचर में प्रोज फॉर्म में ही वो देखने मिलेगा। तो मुद्दे की बात करते हैं, व्हाट वी हैव लर्न थ्रू दिस टू पैसेजेस। पहली चीज हमने ये देखी बेटा सबसे पहले कि ये जो नॉवेल है 18th सेंचुरी ने इंग्लिश लिटरेचर को 2 गिफ्ट दिए थे, जिसमें से एक था नॉवेल और एक था पीरियोडिकल एसे। जिसमें से नॉवेल हैज गॉट द स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी जस्ट बिकॉज ऑफ नॉवेल क्या क्या दे रहा था, नॉवेल वाज कनेक्टिंग इट विद द रियलिस्टिक प्लान, सेकेंड सेंटिमेंट से कनेक्ट कर रहा था और इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ा रहा था, जिसके वजह से उनकी जो लाइफ थी वो काफी पर्पसफुल हो रही थी, वर्चुअस हो रही थी, राइट। तो इसी वजह से नॉवेल काफी ज्यादा फेमस हुआ और वो एक मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जेनर बना। तो नॉवेल है क्या? नॉवेल एक लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन है विच इज, ये जो नॉवेल है, ठीक है, ये जो नॉवेल वर्ड है इट इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला विच मीन्स न्यू। जब भी आप कोई भी नॉवेल रीड करोगे तो आप लोग उस वक्त का टाइम पीरियड प्लेस, लोगों के माइंड, पीपल, देयर माइंड, देयर जेस्चर, देयर एक्टिविटीज, इन सबसे कनेक्ट कर पाओगे। बेसिकली उस वक्त के टाइम पीरियड को आप क्या करोगे, इमेजिन करने लगोगे। और अगर मैं नॉवेल की बात करूं बेटा तो नॉवेल एज कंपेयर टू ड्रामा एंड पोएट्री काफी ईजी है। इतना बात एकदम क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है वो चीजें तो थोड़ी कमेंट भी करते रहिए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ूंगी, बीच बीच में आप लोगों को मैं कमेंट भी रीड करूंगी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए क्या है, सॉरी, हाँ, नॉवेल एज अ लिटरेरी जनर हैज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 years. Among the early precursors of the novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th century may top the list. These imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures profoundly affected the creative writing for the next 1000 years. Though novel in the modern era usually makes use of literary prose, the earlier threads of the genre can be found in the Virgil's Eclogus or Maloris Morte du Arthur or Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. समझने की बात है बेटा, अगर नॉवेल की मैं बात करूं बच्चा लोग, तो नॉवेल की हिस्ट्री कहीं ना कहीं पे 2000 ईयर पुरानी है। ये जो नॉवेल की हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं पे 2000 साल पुरानी है। और अगर मैं उसके अर्ली प्रिकर्सर्स, उसके अर्ली वर्जन की बात करूं, उसके स्टार्टिंग के ऑथर्स की बात करूं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 2nd से 6th सेंचुरी के बीच में ग्रीक रोमांस देखने मिलेगा। ये वही जमाना है रोमियो और जूलियट का, तो आपको कहीं ना कहीं पे आपको ग्रीक रोमांस देखने मिलेगा। और बेटा याद रखिए भाई, ग्रीक रोमांस जो था वो 2nd से 6th सेंचुरी तक एकदम टॉप में था, क्योंकि रोमांस में उनको क्या क्या देखने मिलता था, इमेजिनेटिव स्टोरीज, डिलाइटफुल इमेजिनेटिव और काफी अच्छी खासी डिलाइटफुल लव स्टोरीज देखने मिलती थी, मार्वेलस एडवेंचर्स देखने मिलते थे। रोमियो जूलियट की कहानी सुनी ही होगी, तो सोचो ना उस हिसाब से उनको जो नॉवेल की हिस्ट्री है वो कम से कम 2000 साल पुरानी है बच्चा लोग। और 2000 साल पुरानी में सबसे पहले जो नॉवेल फेमस हुए थे, जो अर्ली प्रिकर्सर्स थे, जो अर्ली वर्जन्स थे, दोज वर द बेस्ट ऑन ग्रीक रोमांसेस। जो ग्रीक रोमांस था वो 6th सेंचुरी से लेके, सॉरी 2nd सेंचुरी से लेके बच्चा लोग 6th सेंचुरी तक तो एकदम टॉप में था। तो उस ग्रीक रोमांस में लोगों को क्या समझ में आ रहा था, ये मार्वेलस एडवेंचर्स, राइट, वो एक एडवेंचर ही था ना रोमियो जूलियट के जमाने का, तो एक एडवेंचर हो गया। उसके अलावा उन लोगों को डिलाइटफुल लव स्टोरीज देखने मिलती थी, राइट। तो इसका इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ है कि वो जो स्टोरीज जिन राइटर्स ने लिखे, मतलब जो भी नरेट की गई थी, उसका अफेक्ट नेक्स्ट 1000 ईयर्स तक देखने मिला। बात करेंगे तो उसका अफेक्ट नेक्स्ट 1000 ईयर्स तक देखने मिला। तो मॉडर्न एरा के अगर नॉवेल्स चेक करोगे, अगर आप लोगों को ग्रीक रोमांस का इफेक्ट देखना है तो वो आपको देखने को मिलेगा वर्जिल्स इकोलॉगस और मेलोरिस का
मॉर्टे डी अर्थर, दिस इज द नेम ऑफ द नॉवेल, मॉर्टे डी अर्थर। इसको लिखा है वर्जिल्स इकोलॉगस और मेलोरिस उनका पेट नेम है, तो वर्जिल्स इकोलॉगस और मेलोरिस का मॉर्टे डी अर्थर। और ऐसे ही जियोफ्रे चौसस का द कैंटरबरी टेल्स। आप लोग बोलोगे मैम ने तो गायब ही कर दिया, नहीं गायब नहीं किया बेटा, यहाँ देखिए वर्जिल्स इकोलॉगस का मॉर्टे डी अर्थर और जियोफ्रे चौसस का द कैंटरबरी टेल्स। ये चीजें क्या है, इनके अंदर आप लोगों को क्या देखने मिलने वाला है, जो ग्रीक रोमांस का इफेक्ट था कि कैसे ग्रीक रोमांस के नॉवेल का इंपैक्ट इन नॉवेल्स पे आप लोगों को देखने मिलेगा, ये उसके एग्जांपल दिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दी है, लेडी मुरासाकी शिकिबु's टेल ऑफ गेंजी 10 has been described as the world's first novel. The European novel is often said to be begin with the Don Quixote by Spanish writer Miguel de Cervantes, which was published in two parts between 1605 and 1615. In 18th century, the appearance of newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class. These new readers had little interest in romances and tragedies, which were appreciated by the upper class. The need for a new type of literature arose that would express the new ideas of the 18th century. The 18th century's new literature was characterized by the spirit of realism and denial of the romantic features like enthusiasm, passion and imagination. ज्यादा नहीं भागते, मुद्दे की बात को समझते हैं बेटा। तो यहाँ पे दिया है बेटा दुनिया का पहला, मतलब बोलते ना कि वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल, अंडरलाइन करते चलिए, टेक्स्ट बुक लेके बैठे नहीं तो याद रखिएगा। ये भी फिल इन द ब्लैंक एक बार बोर्ड में आके गया है कि लेडी मुरास्की शिकिबु का लिखा हुआ टेल ऑफ गेंजी जो है 10 में आया था बेटा, ये वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवेल है। उसके बाद यूरोपियन नॉवेल की शुरुआत हुई डॉन क्विक्सोट से, जिसको लिखा है स्पेनिश राइटर मिगुएल डी सर्वेंटेस ने, जो कि बेटा दो पार्ट में पब्लिश हुआ, पार्ट 1 1605 में और पार्ट 2 आया 1615 में। अब 18th सेंचुरी में मैगजीन्स न्यूज़पेपर बढ़े, लार्ज नंबर ऑफ जो रीडर्स थे वो मैगजीन की तरफ, न्यूज़पेपर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। और ये जो न्यू रीडर्स थे बेटा, इनको रोमांसेस ट्रेजेडीज इनमें बहुत कम इंटरेस्ट था। दिस न्यू रीडर्स हैड लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांसेस एंड ट्रेजेडीज। अब इनको रोमांस ट्रेजेडी से लेना नहीं है, इसलिए एक न्यू तरीके के लिटरेचर की जरूरत आई थी। दस नीड फॉर अ न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर अरोज, और वो जो न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर था बेटा, जिसके अंदर 18th सेंचुरी की न्यू आइडिया होगी, तो ये जो 18th सेंचुरी का न्यू लिटरेचर था, इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनायल ऑफ रोमांटिक फीचर। अब स्पिरिट ऑफ रियलिज्म मतलब बेटा उनको हकीकत चाहिए था, राइट जो भी रियल लाइफ में होगा, जो भी रियल लाइफ की घटनाएं होंगी उनको उनसे लेना देना था। एंड डिनायल ऑफ रोमांटिक फीचर, डिनाय मतलब क्या होता है, निग्लेक्ट कर देना ना। फोन में नया ऐप इंस्टॉल करते तो अलाउ डिनाई दो ऑप्शन आते। सो डिनायल इज बेसिकली उनको वो रोमांटिक फीचर्स जो थे, एंथुसियाज्म उत्साही, वो पैशनेट लव स्टोरी, वो इमेजिनेशन, उनको उन सबसे लेना देना नहीं था। तो द फोरग्राउंड फॉर द नॉवेल वॉज प्रिपेयर्ड बाय ऑल दिस फैक्टर्स। तो जो न्यू नॉवेल बने बेटा, उसके लिए जो उन लोगों ने फोरग्राउंड, जैसे बैकग्राउंड होता है वैसे फोरग्राउंड होता है, तो उसका आगे का जो फोरग्राउंड देखा गया था वो ये सारे फैक्टर्स पे देखा गया था कि इसमें रोमांटिक फीचर्स नहीं होंगे, उनको रोमांस नहीं चाहिए था, उनको क्या चाहिए था, इसमें रियलिज्म चाहिए थी। आफ्टर 1714 नॉवेल ओरिजिनेटेड एज अ लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड, इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स along with the industrial revolution gave rise, एक सेकंड, सॉरी, हाँ, along with the industrial revolution gave rise to the middle class. A class of people emerged to occupy an elite status. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as a respectable reading material. तो पहले तो इतना याद रखो कि लेडी मुरास्की शिकिबु 10 वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवेल, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी टेल ऑफ गेंजी जो था, डॉन क्विक्सोट आए, वहीं से यूरोपियन नॉवेल की शुरुआत हुई। तो इट वाज रिटन बाय द स्पेनिश राइटर मिगुएल डी सर्वेंटेस, जो कि दो पार्ट में पब्लिश हुआ था 1605 एंड 1615। यहाँ तक तो बात हो गई। उसके बाद वो बात करते कि बेटा जो 18th सेंचुरी के मतलब बोलते ना कि 18th सेंचुरी में मशीन्स आई, न्यूज़पेपर्स आए, मैगजीन्स आए, तो तब के लोगों को वो रोमांटिक फीचर से कोई भी लेना देना नहीं था। उनके अकॉर्डिंग उनको उसमें क्या चाहिए था, ट्रेड एंड कॉमर्स चाहिए था, उनको रियलिज्म चाहिए थी। तो बेसिकली वो जो नॉवेल आए बेटा, उसमें रोमांटिक फीचर्स के बदले वहां पे क्या एक्सप्रेस किया गया था, वो स्पिरिट ऑफ रियलिज्म के बेस में थे। तो वहां पे अगर आप लोग देखेंगे 1740 के बाद जो भी नॉवेल आए थे वो ट्रेड और कॉमर्स के बेस पे आए थे, ठीक है, जिसके वजह से तब उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज आ रही थी मार्केट में। तो बेटा कहीं ना कहीं पे लोग मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो रहे थे, लोगों का एक स्टेटस इलाइट
अब इलाइट पास पता होगा, ये पबजी फ्री फायर खेलते हो तो इलाइट पास क्या होता है, एक लेवल अपग्रेड होते हो ना, एक लेवल पुश करते हो, तो कहीं ना कहीं बेटा उनके वजह से उनका भी तो एक लेवल अप हो रहा था, वो भी तो अपग्रेड हो रहे थे इलाइट की वजह से, राइट। तो ये जो रियलिस्टिक पिक्चर थी एवरीडे लाइफ की, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी कॉमन पीपल की, ये जो भी चीजें थी, इनके वजह से मतलब बोलते हैं ना कि ये चीजों के बेस पे जो नॉवेल आया कहीं ना कहीं पे, उसके वजह से क्लास एडुकेट हो रही थी। और जब आपको किसी चीज से एजुकेशन मिलता है तो वो आप लोगों के लिए एक रिस्पेक्टेबल चीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पे ये नॉवेल के थ्रू बेटा उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, कॉमर्स उनको पढ़ने मिल रहा है, उनको रियल लाइफ की चीजें समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये उन लोगों के लिए मतलब बोलते हैं ना कि एकदम मोस्ट रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल था। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। 10 and 10 वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल टेल ऑफ गेंजी रिटन बाय द लेडी मुरास्की शिकबू, डॉन क्विक्सोट, ठीक है। तब उन्होंने वो यूरोपियन नॉवेल की शुरुआत की थी। स्पेनिश राइटर मिगुएल डी सर्वेंटेस 1605 and 1650। आफ्टरवर्ड्स 18th सेंचुरी जब आई तो 18th सेंचुरी में लोगों को मतलब बोलते हैं ना, उनको रोमांटिक ट्रेजेडीज, इन सब में पैशनेट लव स्टोरीज, इन सब में लिटिल इंटरेस्ट था। तो उस वक्त न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर की जरूरत पड़ी थी, और वो जो न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर था, इट शुड बी बेस्ड ऑन द रियलिज्म, ऐसे उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो जो नया लिटरेचर आया आफ्टर 1740 वो रियलिज्म के बेस पे था। इट वाज बेस्ड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, ड्यू टू विच इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, लोगों को कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन हो रहा था, लोगों के स्टेटस इलाइट हो रहे थे, उनका लेवल एक लेवल अपग्रेड हो रहा था, और कहीं ना कहीं पे इनके थ्रू उनको जो भी एडुकेशन मिल रहा था, तो उन लोगों के लिए ये एक मोस्ट रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल था। आई डोंट थिंक सो कि उसमें ना समझने जैसे कोई भी चीज है। लेट्स कम टू द अनदर पेज। दिस नॉवेल as a form appear to have been designed for both to the voice the aspirations of the middle class and lower classes and meet their longings. The advent of machines provided time to the newly formed educated middle class to indulge in reading and discussions about the book. Drama and poetry were the two literary forms that were fading away. Now was the combination of some features of drama and poetry, some new features were added. It became the prominent form in the 18th century by encompassing the social, political, cultural happenings and scientific programs. तो बेटा बात करते हैं, इसीलिए जो नया लिटरेचर आया था, जो नए नॉवेल आए थे, जो कि 17 और उन्होंने मतलब बोला है ना कि 18th सेंचुरी आफ्टर 1740 ये जो नॉवेल आए थे, ये जनता की आवाज पे आए थे। ये मिडिल क्लास के लोगों की वॉइस एस्पिरेशन, जनता की आवाज, और लोअर क्लास की भी बिलोंगिंग्स को, उनके बिलोंगिंग्स को देख के ये आया था। न्यूज़पेपर, मैगजीन वो लोग रीड कर पा रहे थे, राइट। और उसी वक्त मशीन्स का एडवेंचर हुआ, मशीन एडवेंट हुई, तो न्यूली ये जो क्लास थी बेटा, इनको मशीन एडवेंट हो गई, तो मशीन्स के वजह से प्रिंट आने लगे, तो ये लोग वो सारी चीज़ें रीड करने में इंडल्ज होने लगे जो भी मार्केट में आया। दे वर रीडिंग इट, दे वर डूइंग डिस्कशन अबाउट इट। तो ये बुक्स के बारे में कहीं ना कहीं पे मतलब बोलते हैं ना कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई थी। और ड्रामा और पोएट्री, जैसे पहले के ज़माने में ड्रामा कर करके सिखाया जाता था, ड्रामा और पोएट्री ये जो दो लिटरेचर के फॉर्म थे वो कहीं ना कहीं पे दूर जा रहे थे। नॉवेल के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन ड्रामा के भी थी। नॉवेल में आप लोग एक दो लाइन पोएट्री के भी डाल सकते हो, तो उसके अंदर कुछ फीचर्स पोएट्री के भी थे, और उसके अंदर कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर दिए गए। सोचो ना, जब फोन हम लोग खरीदते हैं, व्हेन वी बाय एनी फोन, तो क्या होता है बेटा, हम लोग देखते हैं ना कि अभी लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट फीचर्स क्या है, अपग्रेडेड फीचर्स ही लेंगे, क्यों पुराने वर्जन लेंगे। तो बस यही बात हो गया था कि जब नॉवेल के अंदर ड्रामा पोएट्री के फीचर्स है प्लस कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो हम लोग क्यों पुरानी चीज ले। तो इसीलिए ड्रामा मोस्ट प्रोमिनेंट हो गया बेटा, बहुत ज्यादा फेमस हो गया, सबसे आगे ड्रामा ही चल रहा था 18th सेंचुरी में, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉवेल ही चल रहा था, सॉरी। और कहीं ना कहीं उस नॉवेल के थ्रू उनको क्या हो रहा था, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल हैपनिंग्स, साइंटिफिक प्रोग्रेस, उनको सब तो समझ में आ रहा था। तो बेसिकली नॉवेल उनको सब तो प्रोवाइड कर रहा था, ड्रामा पोएट्री तो दूर होंगे ही होंगे। तो समझने की बात यही है जो नेक्स्ट पेज के बिगनिंग में दिया है बेटा, कि वो जो 1740 में नया नॉवेल आया था बेस्ड ऑन ट्रेड इन कॉमर्स, जिससे लोगों का स्टेटस अपग्रेड हो रहा था, वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज पे आया था। लोगों ने डिसाइड किया, लोगों के वॉइस ऑफ एस्पिरेशन के बेस पे वो आया था। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सबको ध्यान देते हुए वो आया था। इसके अंदर ड्रामा पोएट्री दोनों के फीचर्स थे, कुछ नए फीचर्स ऐड किए थे, इसीलिए एक मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म वो हो गया था, जिसके अंदर उनको सोशल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, सारी चीजें उनको समझ में आ रही थी। अब अगर मैं आगे की बात करूं, अब अपनी आंखें थोड़ी खोलिए, क्योंकि जितने भी मैच द फॉलोइंग्स आते हैं वो यही में से आएंगे, जो चीजें मैं बोल रही हूँ उन्हीं में से आने वाले हैं। तो अब तो थोड़ी आंखें खोलनी पड़ेगी। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान, सारे नाम याद मत करो बेटा,
जितने मैच दो फॉलोइंग करवाऊंगी उतने ही कर लेना, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। तो ये थोड़े जो भी नाम है थोड़ी देर के लिए समझो कि हाँ कुछ तो नाम दिए, समझने तो पड़ेंगे, तो बस सुनते रहो कि मैं क्या बोल रही हूँ। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये जो है इट इज रिटन बाय द जॉन बनियान। किसने लिखा है? जॉन बनियान, 1678। ओरोनुको को लिखा है आफ्रा बेन ने 1688 में। इनिशिएटेड द प्लेंटियस एंड कलरफुल ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल, was followed by the Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Moll Flanders and Jonathan Swift Gulliver's Travel, a famous satire। देखो, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा है जॉन बनियान ने 1678 में। ओरोनुको इज रिटन बाय द आफ्रा बेन इन 1688। तो बेटा ऐसे ही इंग्लिश नॉवेल, नंबर ऑफ प्लेंटियस अमाउंट में इंग्लिश नॉवेल की, मतलब बोलते हैं ना कि कलरफुल ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल जो था वो स्टार्ट हो गया था, जिसको फॉलो किया डैनियल डिफो ने, तो उन्होंने लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो, मॉल फ्लैंडर्स जो भी है। फिर जोनाथन स्विफ्ट ने क्या लिखा है बेटा? गुलिवर्स ट्रैवल, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। गुलिवर्स ट्रैवल सबने पढ़ा है। गुलिवर्स ट्रैवल एक फेमस सटायर है, राइट। फिर कुछ मेजर नॉवेलिस्ट आए 18th सेंचुरी में, जैसे कि उनके नाम दिए सैमुअल रिचर्डसन, पैमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड एंड क्लैरिसा। ये दोनों उनके एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी मतलब कि जो लेटर फॉर्मेट में होते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। फिर आए हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस टॉनी एंड टोबियास स्मॉलेट। इनके भी ट्रेडिशन को, मतलब बोलते हैं ना कि ये सारे माने जाने स्टॉलवर्ट नॉवेलिस्ट है। फिर उसके बाद नॉवेलिस्ट आए चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट, नेथेनियल हाफथोर्न, होरेस वॉलपुल, थॉमस हार्डी, विल्की कोलिंस एंड H.G. वेल्स। सोचो इतने सारे नाम हैं। जॉन बनियान, आफ्रा बेन, ये डैनियल डिफो, फिर उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट, राइट। उसके बाद उन्होंने नाम दिया सैमुअल रिचर्डसन। फिर क्या दिया उसके बाद उन्होंने? हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस टर्नी। फिर उसके बाद भी नाम दिया है बेटा उन्होंने चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट, नेथेनियल हाफथोर्न, होरेस वॉलपुल, थॉमस हार्डी, विकी कॉइंस, H.G. वेल्स। सिर्फ नाम है, सुनते रहो। एक बार गो थ्रू करना ही पड़ेगा कि ये नाम भी भाई तुम्हारे बुक में दिए, आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए, राइट। उसके बाद जो 20th सेंचुरी की जो मॉडर्न टॉपिक्स थे, उसमें कुछ इनोवेटिव स्टाइल्स थी, कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स थी, जिनके थ्रू मतलब बोलते हैं ना कि नॉवेल का जो एंगल था वो वाइड होते गए, कहीं ना कहीं नॉवेल स्प्रेड होते गए। तो उसमें भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है नॉवेलिस्ट ने, जैसे E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयसी, जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्राहम ग्रीनी, D.H. बर्गेस। इन लोगों ने फिर नॉवेल के सरकमफरेंस को और वाइडन किया गया है बेटा। फिर उसमें पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, कुछ मॉडर्न इश्यूज के नॉवेल आए। और जो अभी भी मार्केट में मिलेंगे इमिग्रेंट ऑथर्स के नाम अगर मैं ले लूं, सलमान रशीदी, V.S. नाइपुल, त्रिनिदाद काजुआ, इशिगुरा जापान एंड मैनी अदर्स। तो ये सारे नाम है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब करोगे ना ऑटोमेटिकली आप लोगों को आने लगेंगे। इसमें है कुछ नहीं, आप लोग एक भी नाम याद करके नहीं जाओगे, जितने इंपॉर्टेंट है हम लोग उतना ही याद करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नॉवेलिस्ट के नाम दिए हैं कि जिन लोगों ने मतलब बोलते हैं ना कि 18th सेंचुरी से शुरुआत हुई, फिर कैसे कैसे नॉवेल के सरकमफरेंस को वाइड किया, कैसे कैसे नॉवेल लिटरेचर बढ़ते गया, बस इतना ही याद रखो। फिर उसके बाद वुमेन। अब जब हर जगह की बात हो रही तो वुमेन को कैसे पीछे छोड़ सकते हो? वुमेन्स का भी तो कंट्रीब्यूशन आता है। तो वुमेन्स नॉवेलिस्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, द ग्रेट पीजेंट, द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन नॉवेलिस्ट विच कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। तो उसमें से जो मैनर्स का नॉवेल था, एवेलिना। अब ये तो याद करो, एवेलिना वॉज रिटन बाय द फ्रांसिस बर्नी। गॉथिक नॉवेल जो था वो एन रेडक्लिफ ने लिखा था। फिर जो साइंस बेस्ड नॉवेल था बेटा फ्रैंकेस्टाइन, ये बोर्ड एग्जाम में एक बार आके जा चुका है। साइंस बेस्ड नॉवेल, साइंस का जो नॉवेल था फ्रैंकेस्टाइन, जिसको लिखा था मैरी शेली ने। किसने लिखा था? मैरी शेली ने लिखा था। फिर जेन ऑस्टिन ने बेटा लोगों के दिलों पे काफी ज्यादा दिलों तक राज किया। और एंड माय वन ऑफ द फेवरेट ब्रॉन्टे सिस्टर एमिली डिकिंसन एंड चार्लोट। ये दोनों मेरे काफी फेमस है। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पोएम भी पढ़ी होगी एमिली डिकिंसन की, देयर इज अनदर स्काई, राइट। तो ब्रॉन्टे सिस्टर्स, एमिली डिकिंसन एंड चार्लोट जो है बेटा, उन्होंने लोगों के दिलों में अपना अलग ही जगह बनाया है। द वुथरिंग हाइट्स एंड द जेन आयरी। तो ये उनके मतलब बोलते हैं कि इनकम्पेरेबल वर्क से कि जिनका आप लोग काउंट ही नहीं कर सकते। मैरी एन इवेंस एलियास जॉर्ज एलियोट रोट द नॉवेल रिफ्लेक्टिंग साइकोलॉजिकल इनसाइट। तो याद रखो मैरी एन इवेंट्स, ठीक है, इन्होंने भी लिखा है साइकोलॉजिकल नॉवेल। वर्जीनिया वुल्फ, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। वर्जीनिया वुल्फ ने एक्सट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल उन्होंने लिखी थी। एगाथा क्रिस्टी तो भाई एकदम बाप है बोल सकते हो बेटा। एगाथा क्रिस्टी तो क्राइम बेस्ड नॉवेल, जैसे हमारा हीरो शर्लॉक होम है,
राइट। वैसे ही अगर हम लोग बात करेंगे तो हीरोइन एगाथा क्रिस्टी है, समझ लो, क्राइम बेस्ड नॉवेल की। जैसे वो सारे डिटेक्टिव ने, शर्लॉक होम सारे केसेस सॉल्व करता है, वैसे ही एगाथा क्रिस्टी भी थी। एगाथा क्रिस्टी ने जैसे शर्लॉक होम की कहानी में डॉक्टर वॉटसन मिलेंगे, वैसे एगाथा क्रिस्टी ने एक हरकुल पॉयरॉट और मिस मार्पल, ये दो एवरग्रीन डिटेक्टिव उनके बुक्स में आप लोग देखने मिलोगे। ये दो कैरेक्टर तो आपको देखने ही देखने मिलेंगे। इन्होंने ये दो कैरेक्टर के थ्रू अपने मतलब बोलते हैं ना कि क्राइम फिक्शन पे राज किया है। Harper Lee, Margaret Atwood, Toni Morrison and Alice Walker have elevated the tradition further to the prosperity। फिर उसके बाद ये कुछ नाम दिए कि हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड, टोनी मॉरिसन और जो एलिस वॉकर है बेटा, फिर इन्होंने इस ट्रेडिशन को और भी ज्यादा बोलते हैं ना, और ज्यादा समृद्धि ला दी, और ज्यादा इसको प्रॉस्परस कर दिया। याद रखने जैसा याद रखो, वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, फिर एगाथा क्रिस्टी क्राइम फिक्शन के लिए, फ्रैंकिस्टन हो गया, मतलब फ्रैंकिस्टन साइंस फिक्शन मैरी शेली ने लिखा था। ये कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, ज्यादा हम लोगों को रगड़पट्टी करनी ही नहीं है बेटा। जब इतना सब पढ़ रहे हो, जब इतने बाकियों के नाम पढ़ रहे हो, तो इंडियंस को हम नहीं छोड़ सकते, राइट। तो इंडियन सिनेरियो की बात करेंगे तो राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, serialized the Indian field was the first novel in English written by an Indian। अब बेटा भारतीयों द्वारा लिखा गया पहला इंग्लिश नॉवेल राजमोहन वाइफ, किसने लिखा है ये भूलना नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा बार बार पूछी जाती है। राजमोहन वाइफ ये जो नॉवेल है, इट इज रिटन बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये इंडियन फील्ड का, हमारे इंडिया की तरफ से लिखा हुआ पहला इंग्लिश नॉवेल है। The period after that is marked by few more novels written by the Indian writers। उसके बाद तो बहुत सारे इंडियन राइटर्स थे बेटा जिन्होंने इंग्लिश में नॉवेल्स लिखे। These novels are both either nationalistic virtues और social issues। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियंस ने जब नॉवेल लिखना शुरू किया, हम भारतीयों की पहचान होती है, हम हमारे देश के बारे में बोलते, या तो हम हमारे सोसाइटी के बारे में बोलते, तो बस हमारे नॉवेलिस्ट ने भी तो वही किया। उन्होंने भी जब इंडियन नॉवेलिस्ट आए तो उसके बाद का जो पीरियड था, जो नॉवेल्स इंडियन राइटर्स ने लिखे थे बेटा, या तो उन लोग नेशनलिस्टिक वर्च्यूज के बारे में बोलते थे, या तो फिर वो किसके बारे में बात करते थे, सोशल इश्यूज। यही हमारी पहचान है, हम देश के बारे में बोलते हैं, समाज के बारे में बोलते हैं, राइट। उसके बाद बात करेंगे मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण, ये इंपॉर्टेंट है, ऑड वन आउट में आ सकता है, ट्रायो साइंटिस्ट। तो मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण, राजा राव, ये फेमस ट्रायो थे बेटा उसके बाद के पीरियड में। फिर नॉवेलिस्ट जैसे अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगांवकर, इन्होंने भी मतलब बोलते हैं ना बेटा कि इंडियन इंग्लिश नॉवेल को अपने वर्क से और भी ज्यादा फेमस किया है। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चटर्जी एमिलियोरेटेड द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश बाय एडिंग न्यू फीचर्स टू इट। तो बेटा ये जो अमिताभ घोष हो गया, विक्रम सेठ हो गया, उपमन्यु चटर्जी हो गया, इन्होंने एमिलियोरेटेड मतलब कि उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं, उन्होंने भी इसको अपग्रेड किया है इंग्लिश नॉवेल को, उसके अंदर कुछ नए फीचर्स को ऐड करके। तो रिसेंट ईयर तो इन बातों का विटनेस है The dazzling performance by Indian novelists like Salman Rushdie, Arvind Adiga, Arundhati Roy, किरण देसाई एंड किरण नागावकर। तो मतलब बोलते हैं ना कि इन लोगों ने भी इसमें मतलब बोलते हैं ना कि ये तो अभी के मार्केट के नॉवेलिस्ट है, और इंडियन इंग्लिश नॉवेल का जो ट्रेडिशन है वो चलते ही जा रहा है। जब से वो आया है, रजिस्टर हुआ है, तब से ये ग्लोबल कंसर्न बन चुका है और वो अपग्रेड होते ही जा रहा है। यहाँ तक नहीं समझने जैसा कुछ भी नहीं था बेटा। याद रखो कि इंडिया के द्वारा लिखा हुआ पहला नॉवेल, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ पहला नॉवेल, वो कौन सा नॉवेल था, क्या है उस नॉवेल का नाम, राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये अब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पैराग्राफ में से। उसके बाद मैं नॉवेला की बात करती हूँ। नॉवेला जो है, नॉवेल बना है नॉवेला से और नॉवेला बना है नॉवेली से। क्या वो डोरेमोन और डोरामी की कहानी हो गई ना, डोरेमोन की बहन डोरामी, बस यही कहानी है कि नॉवेला की जो बहन है, सॉरी नॉवेला जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है नॉवेले से। किससे डिराइव्ड हुआ है, नॉवेले से। नॉवेल बना नॉवेला से, नॉवेला बने हैं नॉवेली से। तो ये भी बेटा एक टाइप ऑफ नैरेटिव प्रोज है, राइट। लेकिन इसकी कहानी है कि ये जो नॉवेल है, जैसे डोरेमोन की छोटी बहन डोरामी है, राइट, तो अगर नॉवेली भी तो छोटी बहन है, वो नॉवेला की छोटी बहन है नॉवेली। तो इतना याद रखो कि नॉवेली जो होती है वो लॉन्ग नैरेटिव प्रोज से शॉर्ट रहती है, बड़े नॉवेल से वो छोटी रहेगी, और छोटे स्टोरी से थोड़ी बड़ी रहेगी। तो नॉवेली, द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेले, इज अ टाइप of narrative prose fiction which is shorter than a full length novel and longer than short story। मैंने भी तो वही बोला, जो full length novel से छोटी है और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी बड़ी है। तो ये भी एक वेल स्ट्रक्चर होती है, भले से वो शॉर्ट हो, इसमें भी कुछ रियलिस्टिक टोन होता है, कुछ इमेजिनेटिव, कुछ सटायरिक आप लोगों को देखने मिलेगा।
इसमें भी एक दो मेन कैरेक्टर होते हैं और उनके इश्यूज आपको सिंगल ट्रेडिशन में देखने को मिलेंगे। द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड, द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, बिली बर्ड बाय हरमन मेलविल, डेथ इन वेनिस बाय थॉमस मैन, सेल्स द डे बाय सॉल बेलो, पर्ल बाय जॉन स्टेनबेक। ये तो आप लोगों को कहीं ना कहीं पे ये तो आप लोगों को बेटा कहीं ना कहीं पे याद करना ही पड़ेगा। हार्ट ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है। द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, बिली बर्ड को लिखा है हरमन मेलविल ने, डेथ इन वेनिस को लिखा है थॉमस मैन ने, सीज द डे को लिखा है सॉल बेलो ने, एंड पर्ल को लिखा है जॉन स्टेनबेक। में बोलोगे मैम इतने सारे नाम है कैसे याद करें? मत याद करो, जरूरत ही नहीं है। जरूरत उन्हीं चीजों की है जो हम करेंगे, ज्यादा करने की नीड ही नहीं। ये सब मत मारो रट्टा, बस दिमाग में थोड़ा थोड़ा रखो भाई ऐसा ऐसा कुछ तो नाम सुना था, ताकि कुछ तो आए आप लोगों को, राइट। अब जो शुरू करने जा रही हूँ, जैसे ड्रामा के कुछ एलिमेंट्स थे, वैसे नॉवेल के भी कुछ एलिमेंट्स है। तो टोटल 6 एसेंशियल एलिमेंट्स है नॉवेल के और नॉवेला के, ठीक है, जो क्या करते हैं हमें इम्पैक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। तो सबसे पहला दिया है उन्होंने थीम। 6 एलिमेंट है, थीम, प्लॉट, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज। क्या छूट रहा है इसमें? हमारा कैरेक्टर। टफ बिल्कुल नहीं है। थीम क्या होती है समझने की कोशिश करो। थीम क्या होती है बेटा? एप्रिसिएशन में भी तो थीम लिखते हो। थीम होता क्या है? थीम सेंट्रल आइडिया होती है ना। थीम क्या होती है? सेंट्रल आइडिया होती है। तो थीम बेसिकली हमारे नॉवेल की क्या है? सेंट्रल आइडिया होती है। मतलब बोलते हैं ना कि हमारा नॉवेल बताना क्या चाह रहा है, हमारा नॉवेल किस थीम पे है, समझ में आ रहा है? तो थीम बेसिकली एक सेंट्रल आइडिया हो गई। इट इज अ फिलोसफिकल स्टेटमेंट और ट्रूथ विच द राइटर हैज पुट forth through the narration of the series of events in the story and character acting in the particular setting। जैसे रामायण ही हो गया, वो थीम, नाम ही रामायण है, माइथोलॉजिकल थीम बोल दिया तो हमारे माइंड में रामायण महाभारत ही आता है, राइट। तो ये एक थीम हो गया बेटा। जब किसी चीज का थीम, जैसे एनुअल फंक्शंस होता है, कोई भी इवेंट होते हैं, उसकी एक थीम डिसाइड होती है ना, तो थीम के अकॉर्डिंग तो स्टोरी लाइंस होती है। तो याद रखो नॉवेल की भी एक थीम होती है। जैसे आप लोग कोई भी मूवी का नाम ले लो यार, आपकी मूवी का नाम भी तो थीम ही हो गया, समझ में आ रहा है? अब आपका जब मूवी का नाम आप लोग ले रहे हो तो आपकी मूवी उस बेस पे ही होगी ना। मूवी का नाम दे दिया रोमांटिक और अंदर फाइटिंग वाली स्टोरी होती है, क्या नहीं होती है? तो जो थीम होगा, ठीक है, रोमांटिक जेनर होगा तो रोमांटिक हो जाएगी। तो वैसे ही नॉवेल की भी थीम होती है, नॉवेल की भी एक सेंट्रल आइडिया होती है। थीम हमें बता देती है कि हमारे नॉवेल में क्या है, वो एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट होता है। तो इसीलिए तो मैंने बोला, जैसे ये मैं बोल रही हूँ, तारक मेहता का एग्जाम्पल लेंगे, बच्चों को अच्छे से समझेगा। तो अगर थीम, उसका थीम क्या है बेटा? उसका थीम ह्यूमर है, राइट। हमने समझ में आता है कि वो एक हंसी के लिए बनाया है। थीम एक सेंट्रल आइडिया होती है और जब कैरेक्टर फिर उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, राइट। फिर आती है प्लॉट की बारी। अब प्लॉट क्या होती है? प्लॉट बहुत एसेंशियल होती है स्टोरी के इवेंट्स को मेकअप करने के लिए। प्लॉट इज एसेंशियल द स्टोरी और द कोर्स ऑफ इवेंट दैट मेक अप द theme. It is created by the conflict either internal inside the mind of the character or external with other characters or entities. Plot may be simple, one plot, or complex, may consisting the interweaving of many subplots. अब plot क्या होता है मुद्दे की बात करते हैं। मैंने बोला बेटा रामायण दिखाना है, राइट, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। या तो फिर प्लॉट का एक बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते, जब हम तारक मेहता देखते, जब कोई इवेंट दिखाया जाता है कोई भी चीज, तो पहले सोनू का घर दिखाएंगे, तप्पू का घर दिखाएंगे, गोली का घर दिखाएंगे, गोगी का घर दिखाएंगे, मूवी में ले लो हीरोइन का घर दिखाएंगे, हीरो का घर दिखाएंगे। ये तो प्लॉट्स है ना। और उन्होंने ये भी बोला है कि प्लॉट इनसाइड द इंटरनल भी होता है। देखो ना, जब मूवीज देखते हो हीरोइन अपना लेटर पढ़ती है, हीरोइन पढ़ती तो मन में भाई हमें हीरोइन की आवाज सुनाई देती तो है, तो ये क्या है? इट इज इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर। उनके माइंड में क्या चलता है ये भी तो हमको समझ में आता है भाई, उनको स्टोरी में दिखाते ही ऐसा है। तो प्लॉट वही होता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स, स्टोरी टेक प्लेस होने के लिए जो इवेंट्स दिखाते, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, यही तो हमारा प्लॉट होता है। तो प्लॉट कभी कभार सिंपल वन प्लॉट का भी होता है और प्लॉट कभी कभार कॉम्प्लेक्स भी होता है। उसके बाद आती है बारी बेटा कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर ही तो मेन हीरो की बात होगी ना। कैरेक्टर क्या, विदाउट कैरेक्टर तुम्हारी स्टोरी थोड़ी चलेगी। तो कैरेक्टराइजेशन प्लॉट के रिगार्डिंग होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोग तारक मेहता देख रहे हो तो वहां पे कैरेक्टर में आपको तारक मेहता की टीम ही दिखेगी, कुछ और नहीं दिखेगी। कुछ और जब दिखाते हैं सीआईडी के साथ, एफआईआर के साथ, तो भाई वो एपिसोड महासंगम बता देते ना, एडमिट आ जाता है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ आने वाला है। तो बस वही बात हो जाती है कि बेटा कैरेक्टराइजेशन प्लॉट से रिलेटेड है। अगर मैं बेटा रामायण दिखा रही हूँ, ठीक है, तो मैं रामायण के अलावा बाकी कुछ नहीं दिखा सकती। मेरे रामायण में राम सीता हनुमान जी यही सारे प्लॉट्स होंगे, रावण होंगे, ठीक है, वो जो चीजें होंगी लंका अशोक वाटिका, ये सारी चीजें दिखाऊंगी। अगर मैं रामायण में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस दिखा दूं तो चलेगा क्या?
नहीं चलेगा, रामायण चल रहा है वहां पे सीएसटी स्टेशन में नहीं दिखा सकते, राइट। ये बात हो जाती है बेटा कैरेक्टर की। तो वैसे ही कैरेक्टर भी आप जैसे बोलते ना कि उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब रामायण दिखा रही हूँ तो वहां पे राम सीता दिखाऊंगी, वहां पे मैं गोविंदा को थोड़ी दिखाऊंगी, राइट। तो कैरेक्टर जो होता है बेटा वो प्लॉट के रिलेटेड होगा, राइट। जैसा प्लॉट दिया वैसे कैरेक्टर होंगे। और ये जो भी कैरेक्टर की जो रेंज होती है वो थंबनेल से, मेन हीरो हीरोइन मूवी के थंबनेल पे ही होते हैं ना, स्टार्टिंग में ही होते हैं। तो मेन जो भी रहेंगे बेटा उनको डीपली, वर्डी, हाईली, मतलब बोलते हैं ना कि वो लोग आपको मेन कैरेक्टर हर जगह देखने को मिलेगा, राइट। तो ये जो माइनर कैरेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तुम देखो किसी भी कहानी में जब मेजर कैरेक्टर बदलता है ना तो वो शायद शो फ्लॉप होने लगता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट तो भाई हमारा मेजर कैरेक्टर है। ये जो माइनर कैरेक्टर होते हैं उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है बेटा। जो मेन हीरो होता है अपने नॉवेल का उसको हम कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट, और जो मेन जो विलन होता है हम उसको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो प्रोटैगोनिस्ट का झगड़ा हमेशा विलन के साथ होगा, तभी तो सस्पेंस आएगा। इतना याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। थीम की बात करती हूँ तो थीम मतलब हमारा मेन स्टोरी लाइन आ जाता है। जब बेटा मैं आप लोगों से थीम के अलावा जब मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से प्लॉट की, तो प्लॉट मतलब जो नंबर ऑफ इवेंट होते, भाई दृश्य चलेगा नहीं तो देखोगे कैसे। तो प्लॉट इज नंबर ऑफ इवेंट, और जैसा प्लॉट होगा, भाई रामायण दिखा रही तो मुझे वहां पे किसको दिखाना है, मुझे वहां पे राम भगवान सीता माता को ही दिखाना है, तो कैरेक्टर उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और हर कहानी में एक हीरो होता है विच इज नोन एज द प्रोटैगोनिस्ट, और हर कहानी में एक विलन होता है विच इज नोन एज एन एंटागोनिस्ट, राइट। फिर बात करते हैं सेटिंग की। सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। सेटिंग किससे किससे रिलेट करती है? सेटिंग तो बैकग्राउंड होता है, ठीक है, लेकिन सेटिंग के भी कुछ एस्पेक्ट है, प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट, वेदर, लाइफस्टाइल। इमेजिन कर लो बेटा, बताती हूं मैं। हीरो हीरोइन है, एकदम कड़कती हुई बिजली, बारिश का मौसम, तो रात का नजारा दिखाना जरूरी है, बिजली कड़कती हुई दिखाना जरूरी है। हीरो हीरोइन है, बीच दिखा रहे हो तो वहां पे बेटा भेलपुरी बीच का सीन, तो तुम्हें समझ में आ रहा है भाई। तो प्लेस मैं बोल तो रही हूँ, बीच हो गया, आशिकी 2 को याद कर लो भाई, रोड हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगी, प्लेस, पीरियड, कौन सा टाइम है, दिन की शूटिंग है भाई, रात की शूटिंग है, कौन सा नजारा दिखाना है, क्लाइमेट, वेदर, सब तो उसके स्टाइल उसके अकॉर्डिंग दिखाते हैं ना, लाइफस्टाइल, ये सब। तो याद रखो भाई, सेटिंग मतलब बैकग्राउंड। अगर एक स्कूल का सीन चल रहा है, तप्पू सेना के स्कूल का सीन चल रहा है, तो क्लासरूम, प्रिंसिपल, बेंचेस, प्यून, ये सब भी दिखना उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो प्लॉट और कैरेक्टर बेटा, जहां का सीन होगा, जो सीन दिखाना होगा, जो इवेंट दिखाना रहेगा, वो हमारा प्लॉट हो गया, और उसमें कैरेक्टर क्या दिखाना है वो सेटिंग। मुद्दे की बात है, रामायण का ही एग्जांपल देती हूँ बेटा। जब मैं रामायण चला रही हूँ तो मेरे सेटिंग में या तो लंका होगी, अशोक वाटिका होगी, वनवास दिखेगा, राइट, राजा दशरथ का महल दिखेगा। बैकग्राउंड में ये चीजें दिखा सकती हूँ। मैं रामायण में अगर दिखाऊंगी तो पूल दिखाऊंगी, बीच दिखाऊंगी, क्या गोवा बीच दिखाऊंगी? नहीं दिखाऊंगी। तो सेटिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज रिलेटेड टू द मतलब बोलते हैं ना कि प्लॉट एंड कैरेक्टर। प्लॉट और कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। भैया कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, राइट। तो हीरो और विलन के बीच में जो झगड़ा होता है वही तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। अपोजिट जो फोर्सेस होते हैं स्टोरी में, जो वाद विवाद होता है, उसी को तो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरेस्ट आती है, क्यूरियोसिटी। कहानी में सस्पेंस ना हो तो वही घिसा पिटा सारा स्टोरी हो जाएगा। हर कहानी में कुछ सस्पेंस देना पड़ता है। फिर आती है लैंग्वेज एंड स्टाइल। बेटा लैंग्वेज एंड स्टाइल की बात अगर मैं करूं, ओके, तो लैंग्वेज और स्टाइल, अब ये नॉवेल पे आ जाते हैं। तारक मेहता से बाहर आओ। लैंग्वेज जो टेक्निक यूज होती है, जो नरेशन के लिए जो स्टाइल यूज करते हैं बेटा, कैसे उसको नरेट कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज है, पोइट्री फॉर्म यूज कर रहे हैं, जो भी है, तो ऑथर ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंसिव वोकेबलरी भी यूज कर सकता है, हाई फ्रेजेस भी यूज कर सकता है, राइट। लैकोनिक भी हो सकता है, कम वर्ड यूज करेगा, या तो पॉइंट को जो मतलब बोलते हैं ना, जो मेन की पॉइंट्स होंगे उनको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उन पॉइंट्स को कंप्लीट करेगा, या तो वो लिंग्विस्टिक डिवाइसेस, अच्छे अच्छे फिगर ऑफ स्पीच को यूज करेगा, नैरेटिव टेक्सचर देने की कोशिश करेगा। ये तो डिपेंड करता है कि बेटा कौन सा लैंग्वेज में यूज हो रहा है। जैसे मूवीज में डायलॉग आ जाते हैं, वैसे नॉवल में लैंग्वेज स्टाइल हो गई। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। टोटल देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल। फर्स्ट वन वाज द थीम। Theme is nothing but the central idea of your novel. Second one was the plot. Plot is nothing but the course of events. Yes,
नंबर ऑफ इवेंट्स, थर्ड वन वाज द कैरेक्टर, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो थंबनेल से डीपली वर्बली हर जगह दिखाया जाता है, माइनर कैरेक्टर्स को इतने इंपॉर्टेंट, हीरो हीरोइन इंपॉर्टेंट है, विलेन इंपॉर्टेंट है, हीरो की मम्मी हीरोइन की मम्मी से लेना देना नहीं है, दे आर द माइनर कैरेक्टर्स। सो हीरो को हम कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट और विलन को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। उसके बाद आती है सेटिंग, तो सेटिंग में प्लॉट और कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग टाइम प्लेस पीरियड ये सारी चीजें दिखाई जाती है। उसके बाद बच्चा लोग आता है, बात करती हूँ मैं कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा जो कि होना जरूरी है, तब जाके सस्पेंस मिलेगा, और उस नॉवेल को किस तरीके से लिखा है, लैंग्वेज जो भी यूज की है। सो आई थिंक सो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ नॉवेल पढ़ेंगे। एक ही नॉवेल में थक मत जाओ, ज्यादा नहीं बाकी है, थोड़ा सा ही बाकी है, मैं फटाफट खत्म करूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो पहला जो नॉवेल है वो रियलिस्टिक नॉवेल है। रियलिस्टिक नॉवेल मतलब कि जो रियलिज्म के बेस पे होगा, ठीक है, यहाँ पे दिया भी है कि रियलिस्टिक नॉवेल एक ऐसा नॉवेल है, सॉरी, जो कि मतलब बोलते हैं ना कि रियलिज्म का इफेक्ट जो हम लोगों को देगा, मैनर देगा, तो वो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ भी हो। रियलिज्म मतलब सोशल क्लास, वो हमें हमारी सोसाइटी बताएगा, राइट। कैरेक्टर जो भी अंडरगो प्लॉजिबल एवरीडे एक्सपीरियंस, लाइक जो भी एवरीडे हमारे साथ होता है, रियलिज्म इज हकीकत, जो भी हमारे साथ हो रहा है। वो डिंचैक पूजा आती है ना, हम उठते हैं, ये कर रहे वो कर रहे, गाना गा के जाती, वही होता है, समझ लो कि रियलिज्म मीन्स जो हम लोग सुबह शाम आजकल देखते हैं ना, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, हाय गाइस आज हम उठे, ये किया वो किया, वही हो गया रियलिज्म ऑफ नॉवेल की, जो चीजें चल रही है वो रियलिस्टिक नॉवेल। फिर आता है पिकारस नॉवेल। पिकारस जो वर्ड है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो, इसका मतलब होता है रोग। अब ये जो रोग जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है कि हीरो के एडवेंचर्स ऑफ दी प्रोटैगोनिस्ट, जहां पे हीरो एक एसेंट्रिक पर्सन है, वो डिसरप्टेबल पर्सन है। याद रखो कहानी में हीरो कभी मरता नहीं है बेटा, हीरो मर गया तो दी एंड। जब भी हीरो मरता है तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है, या उसका बच्चा उसके फॉर्म में आ जाता है, कुछ तो हो जाता है। सो हीरो इज एन एसेंट्रिक पर्सन, वो डिसरप्टेबल पर्सन होगा। हीरो को वो मतलब बोलते हैं ना कि हीरो के ही एडवेंचर दिखाएंगे, तो वो पिकारस नॉवेल हो गया। देन अनदर कम्स टू द हिस्टोरिकल नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल में तो बेटा जैसे आप लोग पढ़े होंगे शिवाजी महाराज की जो बुक है, छावा बुक का नाम है, राइट। तो वैसे ही हिस्टोरिकल नॉवेल जो हिस्टोरिकल बेस पे होंगे, अर्लियर पीरियड वाले होंगे। देन एपिस्टोलरी नॉवेल की बात करूं मैं बेटा, तो एपिस्टोलरी नॉवेल जो है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बोला था कि लेटर के फॉर्म में होते हैं। एपिस्टोलरी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एपिस्टोला से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है लेटर। तो एपिस्टोलरी नॉवेल में है क्या है वहां पे? एक करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट। तुम लोगों ने कभी वेब सीरीज देखी होगी एमएक्स प्लेयर पे, जब आप लोगों ने फ्लेम्स देखा होगा, या फिर ऐसे बहुत सारी वेब सीरीज है जो आप लोगों ने देखी होगी बेटा। क्लासरूम का सीन है, राइट। ये क्या बोलते हैं, कोटा फैक्ट्री देखा होगा। ये फ्लेम से एक बेस्ट एग्जांपल ले लो। जब आप लोगों ने जब बेटा वेब सीरीज देखी होगी तो क्लासरूम का सीन रहता है ना, ये डेट, सर केमिस्ट्री का ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो चीजें चलती है। बस ऐसे ही यहाँ पे जो चीजें चलती है वो लेटर फॉर्मेट में चलती है। ये लेटर को ये हुआ तो ये इवेंट लिख दिया, फिर ये दिन ये हुआ तो ये इवेंट लिख दे। तो वो जो नॉवेल होता है वो लेटर का गेम होता है, लेटर फॉर्मेट में। कभी कभार कुछ सीरियल शो ऐसे स्टार्ट होते हैं ना कि लेटर आया, लेटर, वो जो लेटर रीड करते हैं वही तुम्हारी मेन स्टोरी हो जाती है। तो बस एपिस्टोलरी नॉवेल भी वही होती है, जहाँ पे करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती है, जहाँ पे लेटर्स यूज होते हैं, डायरी एंट्रीज होती है, राइट। फिर आता है गॉथिक नॉवेल। भाई गॉथिक नॉवेल तो सबको पता होगा, टेरर हो गया, मिस्ट्री हो गया, हॉरर हो गया, थ्रिलर हो गया, सुपर नेचुरल। क्या कभी ब्रह्म राक्षस होते हैं? नागिन देखी है? फिर भी तो दिखाते हैं वो लोग। डूम, डेड, डिके, बेटा ये सब क्या है? हत्याकांड हो गया, डेथ हो गया, डिके हो गया, ये सब क्या है? मतलब बोलते हैं ना कि हॉन्टेड बिल्डिंग, बुलबुलैया 3 भी तो आ गई अब। तो ये सब गॉथिक नॉवेल का पार्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, सचिन द $1 मिलियन ड्रीम। अब ये ऑटोबायोग्राफिकली तो हो गया, तो जो ऑथर के मतलब ऑथर के खुद के लाइफ के बेस पे होती है। अपना जो अगला नॉवेल है टू सर्व विद लव, वो ऑथर के खुद के लाइफ पे बेस पे, तो वही हो जाता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। कभी कभार प्लेस नेम, कैरेक्टर चेंज कर देते, बाकी होती तो कहानी नरेटर की ही है। देन एलिगोरिकल नॉवेल आती है। एलिगोरिकल नॉवेल क्या होती है? जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, मतलब जिसका नाम कुछ अलग और जो सिंबल में हमें इंडिकेट करना चाहता है कुछ अलग, जिसके सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और भी हो सकते हैं, जिसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल सारी चीजें देखने को मिलेगी। फिर आते हैं यूटोपियन एंड डिस्टोपियन नॉवेल। तो ये एक इमेजिनरी कम्युनिटी है, सोसाइटी है। इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगी बेटा, डोरेमोन हमारा 22nd सेंचुरी का रोबो है। कितरेत्सु, टाइम मशीन। आप लोग ये सब क्या देख रहे हो? ये क्या है? ये एक इमेजिनरी है भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एवेंजर्स देखते हो, थॉर, ये सब क्या है? यूटोपियन, डिस्टोपियन का है। अगर ये भी इमेजिनरी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी नागिन को ही ले लो, ब्रह्म राक्षस को ले लो, डायन को ले लो, ये सब क्या है? ये सब इमेजिनरी कम्युनिटी है बेटा।
साइकोलॉजिकल नॉवेल जो होती है, जो प्रोटैगोनिस्ट के इवेंट के बेस पे होती है, बड़े कैसे हुए, छोटे कैसे हुए, लाइक मतलब बोलते हैं ना कि ये प्रोटैगोनिस्ट की इंटरनल लाइफ होती है, जो उनके लाइफ में चलता है वो दिखाते हैं कैरेक्टर के, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल है वो। देन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी ये भी सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो हेलो, ये ऑलरेडी स्टार्टेड है ना, सुनाई दे रहा है, यस। हाँ सॉरी, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। तो बेटा हम साइकोलॉजिकल नॉवेल पे थे। ओके, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, ओके, तो साइकोलॉजी में क्या हो जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि साइकोलॉजी इज लाइक कि लोगों के माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं, क्या फिक्शन चल रहा है, वो चीजें हो गई। फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। अब कॉन्शियसनेस नॉवेल क्या हो जाता है कि जैसे आप लोगों ने देखा कि ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जिसको लिखा है विलियम जेम्स ने, तो इसमें भी वही होता है कि बेटा प्लॉट, जो भी अलग अलग प्लॉट है उसमें क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, क्या सीक्वेंस हुआ, वही वहां पे आप लोगों को देखने मिलेगा। व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग्स रोमन, तो बिल्डिंग्स रोमन का मतलब ही होता है ग्रोथ। तो जैसे कोई भी बायोग्राफी होगी, ऑटोबायोग्राफी होगी, जैसे मैंने एम एस धोनी की बात की, तो वो छोटे कैसे थे, एडल्टहुड में कैसे थे, यंग एज में कैसे थे, राइट। तो प्रोटैगोनिस्ट का माइंड कैरेक्टर बचपन में वो क्या सोचते थे, फिर उन्होंने क्या सोचा, स्पिरिट, मतलब बोलते हैं ना चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक का आपको सब देखने मिलेगा। ये सब तो हो गए टाइप। फर्स्ट, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, कल्ट ऑफ पल्प मैगजीन। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमारे जमाने में तो थी, हमने देखी है पल्प मैगजीन। जो नॉर्मल मैगजीन्स होते थे उनके पेजेस कुछ अलग से होते थे, तो उसमें बहुत सारे फैंटास्टिक फिक्शंस आने लगे थे एंटरटेनमेंट के लिए। लोग इंतजार करते थे कि कम मैगजीन्स आएंगी, क्योंकि उस वक्त ये नहीं था। अभी हम लोग अमेजोन चेक करते, फ्लिपकार्ट चेक करते, ऐड देखते, उस वक्त लोग मैगजीन से चीजें सिलेक्ट करते थे, अरे ये ब्रांड आया, ये वो चीज है, राइट। तो वो चीप पल्प पेपर पे होता था। तो मतलब बोलते हैं ना कि इसके थ्रू थोड़ा सा डिटेक्टिव नॉवेल्स, साइंस फिक्शन, ये सब भी बढ़ते ही गया। साइंस फिक्शन का अगर मैं बात करूंगी तो उसमें स्पेकुलेटिव फिक्शन डीलिंग विद द इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट सच एज फ्यूचरिस्टिक setting, futuristic science and technology, space travel, time travel, parallel universe and extraterrestrial life। इसका बेस्ट एग्जांपल वही है बेटा एवेंजर्स एंड गेम। इतना एवेंजर देखते हो, अगर एवेंजर नहीं देखा लड़कियों ने तो भाई डोरेमोन ही ले लो। क्या है वो, 22nd सेंचुरी का रोबोट है, वो भविष्य की तो बात करता है। टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, बैम्बू कॉप्टर, ये सब इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट्स है, फ्यूचरिस्टिक सेटिंग से, ये फ्यूचर साइंस है, राइट। स्पेस ट्रैवल हो गया, राइट। रोबो बना, कितरेत्सु नाम का, ये कोरोसुके नाम का रोबो बन गया, ये सब साइंस फिक्शन है, राइट। तो ये साइंस फिक्शन में बार बार बोल रही हूँ कि फ्रैंकिस्टन रिटन बाय द मैरी शेली बोर्ड एग्जाम में आके जा चुका है। तो साइंस बेस्ड फिक्शन जो कि था, फ्रैंकिस्टन काफी फेमस नॉवेल है जिसको लिखा है मैरी शेली ने 1823 में। तो ये फर्स्ट नॉवेल था साइंस फिक्शन का, सॉरी, ये फर्स्ट नॉवेल था बेटा साइंस फिक्शन का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद तो सेकेंड हाफ में बहुत सारे नॉवेल आए। फिर डिटेक्टिव फिक्शन भी आया जो कि हमारे क्राइम फिक्शन का सब जेनर था, ठीक है, सब टाइप था। तो उसमें कुछ एम्प्योर इन्वेस्टिगेशंस होते थे, क्राइम होते थे। सावधान इंडिया ले लो, ये सब तो हमारे शोज हो गए, लेकिन नॉवेल्स में जो स्टोरीज आती थी वो भी इसी के बेस पे आती थी। अब आई थिंक सो मुरास्की शिकबू का क्या था, मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों को अपने आप आने लगेगा। क्या था मुरास्की शिकबू का? टेल ऑफ गेंजी। नोवेला क्या था? न्यू। डॉन क्विक्सोट, सर्वेंटेंस, राजमोहन वाइफ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। समझने जैसा है क्या? एकदम इजी। अरुण जोशी, विक्रम सेठ, ग्राहम ग्रीनी, किरण नागरकर। तो ग्राहम ग्रीनी नहीं आएंगे भाई, क्योंकि ये अपने यहाँ के नहीं है। प्लेस, पीरियड, थीम, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल। अब देखो प्लेस,
पीरियड, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल, ये सब तो सेटिंग का पार्ट हो गया। तो ये बाहर के हो गए। थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, नोवेला, नोवेला बाहर का हो गया, राइट। उसके बाद क्या दिया है आप लोगों को, देखिए टू टाइप्स ऑफ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है प्लॉट के बीच में, वो क्या होता है, प्रोटैगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बीच में ही होता है ना। पिकारस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, कौन सा वर्ड था, स्पेनिश वर्ड पिकारो, राइट। एपिस्टोलरी नॉवेल में क्या होता है, लेटर के थ्रू प्रेजेंट होता है। 18th सेंचुरी को किस में इंटरेस्ट था, द 18th सेंचुरी मिडिल क्लास कुड गेट द टाइम फॉर रीडिंग एंड डिस्कसिंग द नॉवेल बिकॉज ऑफ द एडवेंचर ऑफ मशीन। ये सब तो ठीक है, अलग बात हो गई, लेकिन अब हम लोग कुछ और भी करेंगे बेटा। 2 मिनट वेट करिए आप लोग। सो दैट आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं भी समझूंगी, मेरे बच्चों को समझा है। यस, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को ये अवेलेबल भी हो जाएगा। जैसे हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ नॉवेल के कुछ क्वेश्चंस, तो ज़्यादा टफ भी नहीं है कि 18th सेंचुरी गिफ्टेड मैनकाइंड विथ, इतना चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला कि 18th सेंचुरी ने क्या गिफ्ट किया था, नॉवेल एंड पीरियोडिकल ऐसे। नॉवेल सुन बिकम डोमिनेंट लिटरेरी जनर, नॉवेल क्यों फेमस हुआ बताओ, वो लोगों की हेल्प करता था, पर्पसफुल लाइफ हुई, यस। कॉट द इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल एंड रियलिस्टिक स्पिरिट, यस। ग्रू ग्रेजुअली एंड ग्रेन पॉपुलरिटी, यस। ऑल ऑफ दिस, तो सारी चीजें आ रही हैं, राइट। इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश नॉवेल इनिशियली रोट अबाउट द थीम ऑफ, मैंने बोला था ना हमारे इंडिया वाले किसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं हमेशा, समाज के ऊपर और देश के ऊपर, तो नेशनलिस्टिक एंड सोशल वर्च्यूज के बारे में, राइट। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, 1 मिनट सॉरी, ओके। तो उसके बाद की अगर मैं बात करूं, गॉथिक नॉवेल कंटेंट्स टेरर और सुपरनेचुरल, तो उसमें था, मिस्ट्री था, हॉरर एंड हॉन्टेड बिल्डिंग भी था, तो क्या आ जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दिस। स्ट्राइक आउट द अननेसेसरी डिटेक्टिव फिक्शन, और ये जो डिटेक्टिव फिक्शन था ये सब जेनर ऑफ क्राइम फिक्शन था, एगाथा क्रिस्टी ने मास्टर किया था। डिटेक्टिव कैन बी प्रोफेशनल और एमिट्योर, प्रोटैगोनिस्ट इज अ नेसेसरली एंड एसेंट्रिक पिक्चर, तो इसमें से हमें क्या करना है कि अननेसेसरी, तो डिटेक्टिव के लिए अननेसेसरी क्या है, ये वाला है, राइट, कि प्रोटैगोनिस्ट एक नेसेसरली एसेंट्रिक पर्सन होता है, वो इसमें नहीं होता है, वो तो उसमें हो रहा था ना जिसमें हीरो इंपॉर्टेंट, पिकारस में, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये अननेसेसरी है, इसको बाहर कर दो, बाकी सारा तो हमारे लिए जरूरी है, राइट। उसके बाद मैं बात करती हूँ आगे की, सॉरी, ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप लोगों को दिया है कुछ चीजें, कि जैसे नॉवेल इज अ रिलेटिवली व्हाट, क्या है नॉवेल, आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉवेल क्या है बेटा, लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन है। इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड, किससे डिराइव्ड हुआ है, नॉवेला से। जियोफ्रे चॉसर्स ने क्या लिखा है, द कंटेम्परेरी टेल्स, जैसे मुझे याद हो गया बोल बोल के आप लोग को भी याद होगा, टेल ऑफ जेंजी जो है वो मुरास्की शिकबू ने पब्लिश की थी, कौन से ईयर में, चिल्ला चिल्ला के तो बोला था मैंने, वर्ल्ड का फर्स्ट 10 and 10। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज रिटन बाय द जॉन बनियान, मुझे याद है। ओरुनकू आफ्राबैंड, डेनियल डिफो का क्या था, रॉबिन्सन क्रूजो, तो ये मुझे याद हो गया बिकॉज मैंने उतना रीड किया है, तो आप लोग भी करो। डैश इज द पायोनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, मैंने बोला था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल का पायोनियर कौन थी, वर्जीनिया वुल्फ। द फर्स्ट इंडियन नॉवेल राजमोहन्स वाइफ वॉज रिटन बाय, कितने बार बताया मैंने, किसने लिखा था वो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। है बहुत इजी, देखा, अगर एक बार सुनोगे, एक बार लेसन रीड कर लोगे ना बेटा, ये लेक्चर के बाद काम खत्म हो गया। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से कुछ आएगा। ये मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं, ये बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक रिलीज हुई थी उसी में के, मैंने अपने मन से तो नहीं लिए भाई, तो मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। फिर उसके बाद की अगर मैं बात करूं, हाँ, जोसेफ कॉनराड रोड द नॉवेल नेम्ड, तो उन्होंने क्या लिखा था, बिली बर्ड लिखा था, क्या लिखा था वो देखो आप लोग। साइंस फिक्शन इज अ स्पेक्युलेटिव फिक्शन डीलिंग विद, साइंस किसके साथ डील कर रहा था, बताओ जल्दी, किसके साथ डील कर रहा था वो, जोसेफ कॉनराड का द हार्ट ऑफ डार्कनेस था ना। साइंस फिक्शन ये जो जेनर था ये किसके साथ डील कर रहा था, फ्यूचरिस्टिक सेटिंग ना, और किसके साथ डील करेगा, फ्यूचरिस्टिक सेटिंग के साथ, डेथ और डीके तो करेगा नहीं, हिस्ट्री तो वो है नहीं, अर्लियर पीरियड। फेमस ट्रायो कौन से थे, आनंद नारायण राव, याद ही कर लो, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा
राव। फिर तुम लोग ट्रू फॉल्स तो बहुत इजीली मुझे बता दोगे। नॉवेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जनर इन मॉडर्न टाइम्स। सही बात है कि नहीं भैया? ट्रू। नॉवेल शॉर्ट नैरेटिव होता है क्या? नो, नॉवेल तो लॉन्ग नैरेटिव है, तो फॉल्स। टेल ऑफ जेंसेस डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल, सत्य घटना पर आधारित, यस। मिडिल क्लास पीपल हैड अ लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांसेस एंड ट्रेजेडीज। सही बात है, मिडिल क्लास जनता को नहीं चाहिए था रोमांस, तो सत्य घटना पर आधारित है ये। नॉवेल गिव वॉइस टू द एस्पिरेशन टू द लॉन्गिंग्स, एस्पिरेशंस एंड लॉन्गिंग्स ऑफ द मिडिल क्लास। यस, मिडिल क्लास को भी दिया था, लेकिन साथ में लोअर क्लास को भी, लेकिन मिडिल क्लास को दिया था ना, तो ये सत्य घटना है। वुमेन नॉवेलिस्ट हैवंट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन इंग्लिश लिटरेचर। गलत है भाई, इतनी सारी तो वुमेन नॉवेलिस्ट थी। नॉवेल इज ग्रेटर इन लेंथ देन नॉवेल, नहीं, नॉवेल बड़ा होता है, नॉवेल से छोटा नॉवेल होता है, राइट। सो ये भाई गलत है। सेटिंग डज नॉट अफेक्ट प्लॉट और कैरेक्टर। भैया सेटिंग प्लॉट और कैरेक्टर पे ही अफेक्ट करती है। स्ट्रगल जो होता है अपोजिट फोर्सेस के बीच में, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, यस। एपिस्टोलरी नॉवेल जो होती है बेटा, वो करस्पॉन्डेंट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होती है, लेटर के फॉर्म में होती है, यस। सत्य घटना पर आधारित है, तो बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए इसमें से कुछ भी आएगा, आप लोग हंसते खेलते कर सकते हो, राइट। इसमें नहीं आने जैसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले क्या हुआ था? मुरास्की शिकबू का टेल ऑफ जेंजी आया, ग्रीक रोमांसेस आए, अपीयरेंस ऑफ मैगजीन्स न्यूज़पेपर हुआ, चौसर्स का कंटेम्परेरी टेल्स आया। अगर देखने जाओगे तो सबसे पहले ग्रीक रोमांसेस आए थे तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग, ओके। लेकिन दुनिया का पहला नॉवेल तो यही है ना, तो सबसे पहला यही हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा, फिर चौसर्स का कंटेम्परेरी टेल्स, फिर ये हो जाएगा। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ड्रामा पोएट्री दूर गए, नॉवेल को पॉपुलैरिटी हुई कि मिडिल क्लास आया? पहले तो क्या हो गया, नॉवेल को पॉपुलैरिटी मिली, ड्रामा पोएट्री बेटा दूर होते गए, मिडिल क्लास आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद राइज ऑफ फेमस ट्रायो, नयनतारा सहगल। तो सबसे पहले क्या हुआ? राजमोहन वाइफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था फर्स्ट, फिर इंडियन ट्रायो आया, फिर नयनतारा सहगल, फिर ये कौन कौन किसके बाद आते गया है। फिर देखो यहाँ पे भी कुछ दिया है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड ओरोनोकू, इकोलॉगस एंड मॉर्टेडी अर्थर, पैमेला एंड गुलिवर ट्रेवल्स, टेल ऑफ जेंजे एंड डॉन क्विक्सोट। तो सबसे पहले तो ये टेल ऑफ जेंजे डी वाला आएगा जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आप लोग लोगे, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो पैमेला एंड गुलिवर्स ट्रेवल आपके बुक में दिया है, वर्जिल्स इकोलॉगस, मेलोरिस मॉर्टेडी आर्थर, ये तो आप लोगों को बाद में, ये जो पॉइंट है ये सबसे लास्ट में है, राइट। टेल ऑफ जेंजी और डॉन क्विक्सोट देने के बाद आई थिंक इकोलॉगस और मॉर्टेडी आर्थर के बारे में दिया था, सॉरी, ये एक मिनट कंफ्यूज नहीं होना, ये फर्स्ट वन पे जाएगा, सॉरी, ये फर्स्ट वन पे जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड वन पे चला जाएगा, ये सॉरी, ये फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ऐसा कुछ उसका सीक्वेंस जाएगा, जैसे हमारे बुक में हमको नेम दिए। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, थीम किसके बारे में बताता है? फटाफट बोलो, थीम किसके बारे में बताएगा? थीम क्या होती है? फिलोसफिकल स्टेटमेंट होती है, सेंट्रल आइडिया होती है, सॉरी, थीम क्या होती है? फिलोसफिकल स्टेटमेंट होती है, सेंट्रल आइडिया होती है, प्लॉट कोर्स ऑफ इवेंट होते हैं, कैरेक्टर थंबनेल में भी होगा भाई, सेटिंग बैकग्राउंड होती है। फिर थीम की मैं बात करूंगी बेटा, थीम क्या हो जाता है यहाँ पे? फिलोसफिकल स्टेटमेंट सामने दिया है, प्लॉट क्या होगा? कोर्स ऑफ इवेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्ट्रगल, झगड़ा दो फोर्सेस का, लैंग्वेज स्टाइल होगी, टेक्निक ऑफ नरेशन। अगाथा क्रिस्टी, क्राइम फिक्शन। जॉर्ज एलियट किसके बारे में लिखा था? एक मिनट, आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, मैरी शेली, इतना याद कर लो, मैरी शेली साइंस फिक्शन, जॉर्ज एलियट साइकोलॉजिकल, और ये विलियम जेम्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, बहुत ही इजी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाँ, वर्जीनिया वुल्फ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या था? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मैरी शेली बेटा साइंस फिक्शन हो गया, फ्रांसिस बर्नी गॉथिक नॉवेल, एंड रिडक्लिफ नॉवेल ऑफ मैनर्स। फिर राइज ऑफ द मिडिल क्लास, अब मैं आप लोगों को एक मिनट देखो, राइज ऑफ द मिडिल क्लास जो थी, द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनायल ऑफ रोमांटिसिज्म, नॉवेल एंड पीरियोडिकल एडवेंचर्स, द टेल्स ऑफ ग्रीक रोमांस। ग्रीक रोमांस जो था वो स्टोरीज ऑफ आइडियल लव स्टोरीज हो गई, नॉवेल और पीरियोडिकल ये तो 18th सेंचुरी में आया। राइज ऑफ द मिडिल क्लास, स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनायल ऑफ रोमांटिक फीचर्स, देखते चलो। फिर उसके बाद की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, द फ्लो ऑफ थॉट्स, एक मिनट, हाँ, ये जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, नहीं हो पा रहा है क्या? एक मिनट, ये तो हो गया था ना, एक मिनट। द फ्लो ऑफ थॉट्स जो है
अगर मैं बात करूं, ठीक है, फ्लो ऑफ थॉट्स को क्या बोलोगे, कौन सा नॉवेल है वो? द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट कौन सा नॉवेल हो जाएगा? द नॉवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर क्या हो जाएगा? एंड द ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट माइंड। तो बेटा अगर मैं ऑथर की लाइफ की बात करूं तो ये तो भाई मेरा ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल हो गया। ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट माइंड ये जो भी है, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखेगा? स्पिरिट, कैरेक्टर, ये बिल्डिंग्स रोमन हो गया। फ्लो ऑफ थॉट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। तो बचा हुआ एक क्या हो गया? साइकोलॉजिकल नॉवेल हो गया ना। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप लोगों को माइंड भी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, अब देख लो आप लोग, ग्रोथ ऑफ प्रोटैगोनिस्ट माइंड, और जहां पे नॉवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ऑथर बोल दिया तो ऑटोबायोग्राफी हो गया बेटा, ठीक है। इंटरनल लाइफ आपकी जो प्रोटैगोनिस्ट की है ऑथर की, वो बिल्डिंग्स रोमन हो गई, क्योंकि वहां पे आप लोगों को ग्रोथ देखने मिलेगा। फ्लो ऑफ थॉट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, तो जो बचा हुआ है वो आपका साइकोलॉजिकल नॉवेल हो गया। अब लास्ट स्लाइड है, अगर आप लोग देखने जाओगे तो सो पिकारस नॉवेल क्या होता है, हिस्टोरिकल नॉवेल क्या होता है, एलिगोरिकल क्या होता है, और यूटोपियन क्या होगा? तो आप लोग ही मुझे बताओ कि जैसे जहां पे हीरो मेन होता है, एसेंट्रिक प्रोटैगोनिस्ट होगा, तो वो पिकारस। हिस्टोरिकल नॉवेल जहां पे अर्लियर पीरियड के बारे में बताएंगे। एलिगोरी मतलब जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होगी, बियर्स मोर देन वन लेयर्स ऑफ मीनिंग। और यूटोपियन नॉवेल क्या होगा जाएगा, जो बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा? यूटोपियन नॉवेल हो जाएगा, राइट। स्पेक्युलेटिव फिक्शन मैंने बताया भी था, जैसे ब्रह्म राक्षस हो गया, नागिन हो गया, फ्यूचर हो गया, ये यूटोपियन में हो गया। फिर थॉमस मैना, जॉन स्टेनबेक, हेनरी जेम्स, तो जोसेफ कॉनरेड का क्या था? द हार्ट ऑफ डार्कनेस, राइट। हेनरी जेम्स का क्या था? पर्ल था शायद। जॉन स्टेनबेक, डेथ इन वेनिस, तो बचा हुआ एक वो हो गया। अब डैनियल डिफो ने क्या लिखा, जोनाथन स्विफ्ट ने क्या लिखा, सैमुअल रिचर्डसन ने, जॉन बनियान ने। तो जॉन बनियान ने क्या लिखा था? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था। सैमुअल रिचर्डसन ने पैमेला लिखा था। डैनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो था। और द मोस्ट फेमस जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल था। तो अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजें रीड करोगे, आप लोगों को विद आंसर ये अवेलेबल भी हो जाएगा लिंक में डिस्क्रिप्शन के साथ। बट अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजों पे ध्यान दोगे, अगर इतनी चीजें करनी है, ये जो किया ना एग्जाम में, बस इतने ही क्वेश्चंस करके जाओ, बेट लगा लो कि आप लोगों को आपके 4 मार्क्स ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएंगे। एक दो बार वीडियो देखो, सुनो, रीड करो, लर्न करो। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा आप लोग कमेंट करो तो मैं देखती हूँ। इतना मेरे पास अब जाके थोड़ा वक्त हुआ है, तो आप लोग थोड़ा कमेंट करिए जो कि मैं रीड करूं, जो मुझे समझ में आए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, इसी वीक में कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। होप आप लोगों को समझा होगा। फिर हम लोग सेकेंड करेंगे, सेकेंड नॉवेल जो भी है। किसी बच्चे का कहना है कि मैम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग लर्न करेंगे तो चलेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सिर्फ लर्न करने से नहीं चलेगा। नॉवेल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बीच बीच में से होते हैं। आप लोगों को मतलब बोला जाए तो नॉवेल में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो आप लोगों को बीच बीच में से ही आने वाले, जो हम लोग ने क्वेश्चन बैंक किया वही करो, उसी में से आएंगे। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो गिने चुने ही क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को लगा होगा लास्ट में काफी फास्ट भाग रहे हो, अब आप लोग इतना 1.5 घंटे से सुन रहे हो, 1 घंटे के ऊपर हो गया, इसलिए शायद मैंने उसको फटाफट वाइंड अप किया है। बट क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो बस आपको वही प्रिपेयर करना है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।